जय हिंद दोस्तों, फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आ गए हैं। जो पिछला वीडियो डाले हुए थे, चैप्टर का इंट्रोडक्शन करा रहे थे क्लास 10 का जीव विज्ञान का, उसका ये पार्ट 2 वीडियो है, क्योंकि उसमें पूरी बातें नहीं बता पाए हुए थे, हर एक चैप्टर के बारे में नहीं बताए हुए थे। वहाँ तक उसमें तीसरा चैप्टर तक बता दिए हुए थे। आज जो है उत्सर्जन, उत्सर्जन होता क्या है इसको समझेंगे, और इसके बाद वाला जितना चैप्टर है उसको समझेंगे। देखो, उत्सर्जन समझते हैं सबसे पहले कि उत्सर्जन होता क्या है। तो किसी भी चीज़ को त्यागना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। किसी चीज़ को अपने अंदर से त्यागना ही क्या कहलाएगा? उत्सर्जन। ठीक है। जैसे क्या हो रहा है, जैसे हमारे शरीर में जो है ना बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, और उस कोशिकाओं को एनर्जी चाहिए, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? खाना खाते हैं, पोषण कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन जा रहा है, फिर उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, उसके बाद पाचन की क्रिया हो रहा है। तो बहुत सारी क्रियाएँ हो रही है, और उस उपापचयी क्रियाओं के दौरान अनावश्यक पदार्थ, बहुत सारे फालतू पदार्थ जो है ना बन रहा है हमारे बॉडी में। फालतू पदार्थ उसको बोलते हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या हानिकारक है। जैसे में समझ लेते हैं, पाचन क्रिया के दौरान क्या होता है? मल बन रहा है, मल, ठीक है। उसके बाद उस जो होता है मूत्र का निर्माण हो रहा है, उसके बाद बलगम बन रहा है। बलगम उसको बोलते हैं जो पोटा खखार वगैरह जो होता है ना, वो सब क्या कहलाता है? बलगम कहलाता है। तो मल हो गया, मूत्र हो गया, बलगम हो गया। उसके बाद ये भी अनावश्यक पदार्थ है शरीर के लिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सभी पदार्थ बन रहे हैं, तो इसको शरीर से बाहर निकालना क्या है? बहुत जरूरी है। तो इसको शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अगर परीक्षा में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? तो शरीर में उपापचयी क्रियाओं के दौरान बने अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ उसको बोलते हैं जो फालतू पदार्थ होता है, बने अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अब उत्सर्जन समझ में आ गया होगा। अब उत्सर्जन में जो होता है ना, कौन कौन सा अंग भाग ले रहा है, जैसे कि किडनी हो गया, वृक्क। तो वृक्क का कार्य इसमें समझेंगे इस चैप्टर में। वृक्क कैसे वर्क करता है, वो कैसे काम करता है, ठीक है। वो कैसे यूरिन का यानी कि मूत्र का निर्माण करता है, उस सभी के बारे में पढ़ना है किसमें? उत्सर्जन चैप्टर में। अब समझते हैं जो अगला चैप्टर है इसका, नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण और समन्वय में क्या करना है इसको समझते हैं। इसमें जो है ना मानव मस्तिष्क, ब्रेन के बारे में पढ़ना है। क्यों पढ़ना है ब्रेन के बारे में? क्योंकि देखो, शरीर में जो उपापचयी क्रिया हो रहा है, खाना खा रहा है, पाचन की क्रिया हो रहा है, ऑक्सीजन जो जा रहा है, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रहा है, तो बहुत सारे क्रिया हो रहा है। किसका जो है उत्सर्जन करने का काम हो रहा है। तो इस सभी क्रियाओं पर किसी का तो किसी का कंट्रोल होना चाहिए। पाचन कैसे हो जा रहा है? अपने आप जो थोड़ा पाचन हो रहा था, उस पर किसका कंट्रोल है? तो एक ब्रेन का कंट्रोल है। जो भी मतलब क्रिया हो रहा है उस पर किसी का तो किसी का कंट्रोल होना चाहिए। जैसे समझते हैं, जैसे मान के कोई यहाँ पे कोचिंग में आता है बच्चा पढ़ने के लिए, वो क्या कर रहा है, गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, तो उसको सुधारने का काम यानी उसको कंट्रोल किसका है? उस पर तो एक टीचर का कंट्रोल होता है। एक टीचर ही जानता है कि वो क्या कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, उसको मारता है, उसको सुधारता है। और ये सुधारने का काम किसका है? तो एक टीचर का होता है। उस पर किसका कंट्रोल है? एक तरह समझा जाए तो उस पर किसका कंट्रोल है? तो एक टीचर का कंट्रोल था। अगर कंप्यूटर का बात किया जाए, कंप्यूटर में क्या होता है? जो उसका मेन जो होता है, मेन हेड जिसको बोला जाता है, वो कौन है? CPU। CPU बोला जाता है उसको, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर वो काम नहीं करेगा तो क्या होगा? कंप्यूटर का कोई भी पार्ट काम करना बंद कर देगा। वही क्रिया हमारे बॉडी के अंदर भी है, ठीक है। जो इंसान का बॉडी जो है, शरीर बना हुआ है, उस पर भी जो है ना बहुत सारी क्रिया, उसके अंदर में जो है तो पाचन की क्रिया, बहुत सारी क्रिया हो रही है। तो उस पर किसी का तो किसी का कंट्रोल होना चाहिए। तो वो जो कंट्रोल होता है किसका होता है? एक मस्तिष्क का होता है। जो मानव का ब्रेन जो है वो किसका कंट्रोल है? ब्रेन का ही सभी पर कंट्रोल है, ठीक है। जो ब्रेन का अगर वजन पूछा जाए कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1300 से लेकर 1350 ग्राम के बीच में होता है। कभी कभी 1400 भी देता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका वजन होता है। तो उस सभी क्रिया पर कंट्रोल कौन करके रखा हुआ है? एक मानव का ब्रेन करके कंट्रोल रखा हुआ है। तो नियंत्रण और समन्वय में यही मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है कि यह कितने भागों में बटा हुआ, अग्र मस्तिष्क क्या होता है, मध्य मस्तिष्क क्या होता है, पश्च मस्तिष्क क्या होता है, इस सभी के बारे में पढ़ना है नियंत्रण और समन्वय में। इसमें न्यूरॉन कोशिका के बारे में पढ़ना है। न्यूरॉन जो सेल होता है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होता है न्यूरॉन की कोशिका, जिसको तंत्रिका कोशिका भी बोला जाता है, तो इसके बारे में भी पढ़ना है किस चैप्टर में? नियंत्रण और समन्वय में। अब जो है छठा चैप्टर है वो है जनन। जनन चैप्टर में क्या पढ़ना है इसको समझते हैं। पहले तो इसका परिभाषा समझ लो कि जनन होता क्या है। देखो, कोई भी जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति जब कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। कोई भी जीव जिस प्रक्रिया द्वारा अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है वह क्या कहलाता है? जनन।
अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिस प्रक्रिया द्वारा जीव अपनी संख्या में, यानी कि 1 था 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से मतलब कि अपनी संख्या में वृद्धि करता है, वह क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अब जनन का परिभाषा रखना नहीं, ये सारी क्रिया जिसके द्वारा जीव क्या करता है? अपनी संख्या में वृद्धि कर लेता है, वो क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अब जनन में क्या पढ़ना है? तो जो जनन में स्त्री जो हो गया उसका कौन सा अंग भाग ले रहा है, पुरुष हो गया उसका कौन सा प्रमुख जनन अंग है, उस सब के बारे में इसमें पढ़ना है। जैसे समझते हैं जनन में क्या है, पुरुष के बारे अगर बात किया जाए, पुरुष का एक जो मेल होता है उसका बात किया जाए तो उसका जो प्रमुख अंग है जनन अंग, वो होता है वृषण। वृषण में क्या होता है? शुक्राणु होता है, शुक्राणु इसी में बनता है, वृषण में ही रहता है शुक्राणु। अगर स्त्री का बात किया जाए तो इसका जो प्रमुख जनन अंग है वो है अंडाशय। इसमें क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। तो जहाँ पे अंडाणु का निर्माण होगा, जहाँ पे अंडाणु का आशय होगा, उसे क्या बोलेंगे? अंडाशय। तो ये पुरुष का हुआ शुक्राणु, स्त्री का हो गया क्या? अंडाणु। तो यही दोनों क्या करता है? एक बच्चे का निर्माण करता है। कैसे कर रहा है इसका निर्माण एक बच्चे का? तो देखो, जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में जब मिल जाते हैं, दोनों जब आपस में मिलते हैं, उस क्रिया को बोलते हैं निषेचन। बोलेगा निषेचन क्या होता है? तो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। और जब यह निषेचित हो जाती है, शुक्राणु और अंडाणु जब मिल जाता है, निषेचन कर लेता है, तो किसका निर्माण करता है? एक भ्रूण का निर्माण कर लेता है। ये जो भ्रूण होता है माँ के पेट में होता है। ठीक है, ये निषेचन की क्रिया अगर पूछा जाए कहाँ होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फैलोपियन नलिका। इस सब के बारे में बताएंगे उसमें। ठीक है, तो एक भ्रूण का निर्माण कर लेगा। जब निषेचन की क्रिया होगा तो वो क्या करेगा? एक भ्रूण का निर्माण करेगा। अब यही भ्रूण क्या होता है? एक माँ के पेट में जब 9 महीने तक रहता है, जब विकास कर जाता है, तो वो जब डिलीवरी हो जाता है तो उसको बोलते हैं बेबी। वही बच्चे का निर्माण कर लेता है। ठीक है, जब तक माँ के पेट में है कोई बच्चा तो क्या कहलाएगा? भ्रूण कहलाएगा। और जैसे ही उसका डिलीवरी हो गया, माँ के पेट से अंदर आ गया, जन्म ले लिया, तो क्या कहलाएगा? एक बेबी कहलाएगा, बच्चा कहलाएगा। ठीक है, तो इस सभी बातों की जो जानकारियाँ हमें हासिल करनी है वो इसी में जनन नामक चैप्टर में हासिल करना है। एक पुरुष है जो स्त्री के जो एक पुरुष है एक स्त्री के प्रति कब अट्रैक्टिव होने लगता है, और एक स्त्री है एक पुरुष के प्रति कब अट्रैक्टिव होने लगता है, इस सभी बातों की जानकारी किस में देना है? जनन नामक चैप्टर में। अब जो अगला चैप्टर है उसको देखते हैं, आनुवांशिकता तथा जैव विकास। 7वां चैप्टर आनुवांशिकता तथा जैव विकास। इसमें क्या पढ़ना है? देखो, इसमें पढ़ना है विभिन्नता के बारे में, डीएनए के बारे में, जीवों का विकास। अब विभिन्नता समझते क्या होता है? विभिन्नता का मतलब हुआ अंतर। कोई एक पिता जो होता है उसका जो पुत्र होता है, कभी कभी उसका शकल सूरत एक पिता से मिलने लगता है। ठीक है, कभी कभी नहीं मिल पाता है, तो यही सब क्या कहलाएगा? विभिन्नता कहलाएगा। उसमें विभिन्नता आ रहा है। कैसे आ रहा है विभिन्नता? इस सब के बारे में जानकारी किस में लेना है? तो इस चैप्टर में लेना है। उसके बाद डीएनए। डीएनए क्या होता है? ठीक है, तो ये जो होता है डीएनए आनुवांशिक गुण का वाहक होता है। ठीक है, वैसा गुण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चला जाए वही क्या कहलाता है? आनुवांशिक गुण। वैसा गुण जो एक पिता से उसके पुत्र में चला जाए, जिसको बोलते हैं पैतृक गुण। एक पिता से दूसरे पुत्र में जा रहा है गुण, तो वो क्या कहलाएगा? पैतृक गुण, या उसको बोलेंगे आनुवांशिक गुण। तो ये क्या कहलाता है? आनुवांशिक गुण का वाहक होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब है जीवों का विकास। इसमें पढ़ना जीवों का विकास, यानी कि जो इस धरती पर जो है जीव का विकास कैसे हुआ है, इस सभी बातों की जानकारी किस में लेना है? तो इसी चैप्टर में आनुवांशिकता तथा जैव विकास में। ठीक है, इसमें मेंडल ने क्या प्रयोग किया था? मटर के पौधे पर जो प्रयोग किया हुआ था मेंडल ने, उसको पढ़ना है। उसके बाद प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था, उसको पढ़ना है। लामार्कवाद का सिद्धांत किसने दिया था? उस सभी के सिद्धांत को पढ़ना है किसमें? तो इसी चैप्टर में पढ़ना, आनुवांशिकता तथा जैव विकास में। अब लास्ट चैप्टर को देखते हैं। लास्ट चैप्टर जो है वो है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण समझते हैं क्या होता है? पर्यावरण क्या होता है उसको देखते हैं। देखो, जिस आवरण के द्वारा हम घिरे हुए हैं उसे क्या कहेंगे? पर्यावरण। जो है ना, हमारे चारों तरफ क्या है? गैसों का आवरण है, बहुत सारे गैसों का आवरण है जिसके द्वारा हम घिरे हुए हैं, उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण।
तो जिस आवरण के द्वारा हम चारों तरफ से घिरे हुए उसे क्या कहेंगे? पर्यावरण। और पर्यावरण में क्या क्या पढ़ना है उसको समझते हैं, आगे देखते हैं। देख लो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, पर्यावरण नामक चैप्टर में। अब समझते हैं उत्पादक क्या होता है। उत्पादक तो जो क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, किसी भी चीज़ का क्या कर रहा है, जैसे भोजन वगैरह का क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है। जैसे क्या होता है, मानव ये पेड़ पौधा को देखा जाए, जैसे पेड़ पौधा क्या कर रहा है, किसी भी चीज़ का उत्पादन कर रहा है, जैसे फल वगैरह हो गया, सब्जी हो गया, ठीक है, इस सभी का क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, तो क्या कहलाएगा, उत्पादक कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन आएगा उत्पादक में, पेड़ पौधा आएगा। दूसरा जो भाग है इसका उपभोक्ता। उपभोक्ता उसको बोलते हैं जो उत्पादक द्वारा किए गए जो वस्तु होता है, जो भोजन वगैरह हो गया, जो पेड़ पौधा क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, तो उसको जो उपभोग करेगा यानी उसको जो खाएगा वही क्या कहलाएगा, उपभोक्ता कहलाएगा। ठीक है, जो उत्पादन कर रहा है, पेड़ पौधा उत्पादन कर रहा है, फल हो गया, भोजन हो गया, सब्जी हो गया, ये सब क्या कर रहा है, वो उत्पादन कर रहा है, तो वो उत्पादक कहलाएगा। जो उसका उपभोग करेगा, उसको खाएगा, जो खाएगा उसको क्या कहलाएगा, उपभोक्ता कहलाएगा। ठीक है, तो उपभोक्ता का प्रकार का होता है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता, सभी के बारे में जानकारी किसमें लेना है, इस चैप्टर में लेना है, हमारा पर्यावरण में। ठीक, अब जो है लास्ट है वो है अपघटक। अपघटक क्या है इसको समझते हैं। देखो अपघटक वो होता है जो क्या करता है, सपोज दैट उत्पादक जो था, जैसे पेड़ पौधा हो गया, इंसान हो गया, जानवर हो गया, अगर कोई ये सब मर जाएगा तो उसको कोई भी तो होना चाहिए उसको साफ़ सुथरा करके फिर वातावरण को साफ़ करने के लिए, तो वही सब जो कर रहा है उसको साफ़ सुथरा कर रहा है, यानी कि जो मृत शरीर है या लाश है उसको खा पी के बराबर करके साफ़ सुथरा कर दे रहा है, वही कहलाता है अपघटक कर्ता, वही अपघटन कर्ता कहलाता है, उसको बोलते हैं अपघटक। जैसे हो गया जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, छोटा मोटा जितना भी कीड़ा मकोड़ा है जो मृत शरीर को क्या करता है, उसको खा पी के पूरा साफ़ सुथरा कर देता है, वही कहलाता है अपघटक। तो इसमें पढ़ना है किस चैप्टर में, तो हमारा पर्यावरण में उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक के बारे में। और भी बहुत सारे इसमें बातें पढ़ना है, सभी को बताएंगे जब चैप्टर पढ़ाएंगे, हर एक चैप्टर में तो बताएंगे उसमें। ठीक है, तो जो अब अगला वीडियो आएगा उसमें पढ़ाएंगे जो पहला चैप्टर था क्या, पोषण। ठीक है, तो पोषण में क्या क्या पढ़ना हम लोग को, पर पोषण, स्वपोषण, मृत जीव पोषण, प्राणी संपोषण, और पाचन की क्रिया कैसे होती है हमारे बॉडी में, उस सभी के बारे में पढ़ना है पोषण में। तो पोषण जब हम वीडियो डालने होंगे तो उसमें सभी बातों को बताएंगे। तो इतना बात समझा है आप लोग को, तो समझ में जरूर आया होगा कि हाँ क्या होता है ये सब, हर एक चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अगला वीडियो जब डालेंगे तो उसको देखिएगा अच्छा से, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।